हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने नीट जेआरएफ के लिए फ्री बैच स्टार्ट किया है और ये फ्री बैच कब कंप्लीट होगा, तो ये फ्री बैच आपको जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है नीट जेआरएफ का, उसके लिए स्टार्ट किया गया है और ये कंप्लीट उर्दू आपको यहाँ से कवर कराया जाएगा। अब सेकंड चीज़ देख लेते हैं कि जो जनवरी 2025 में होने वाला एग्ज़ाम है, वो 3 जनवरी से 16 जनवरी तक आपका रखा गया है, जिसमें उर्दू का आई थिंक 15 जनवरी को है पेपर। उर्दू का 15 जनवरी को पेपर होगा, जो कि सेकंड पाली है। 14 जनवरी को आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक शेड्यूल को नहीं देखा हुआ है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाकर वो जो न्यू वाला शेड्यूल आया है, जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है जेआरएफ का, उसका शेड्यूल आप देख सकते हैं। ये जो हम लोग बैच स्टार्ट किए हुए हैं, ये आपको बार-बार बताया जा रहा है कि ये जून 2025 के लिए होगा, जून 2025 के लिए होगा। इस बैच में 6 महीने का टाइम लिया गया है, 6 महीने में आपको कंप्लीट तैयार करा दिया जाएगा जेआरएफ के लिए। ये इस बैच में कल से ये बैच शुरू किया गया है और कल जो हम लोग क्लास लिए थे, वो डे फर्स्ट था और उसमें तारीख़ ज़बान उर्दू को शुरू किए थे। जहाँ से ख़त्म किए थे, वहीं से आज की क्लास में, यानी आज ये दूसरा क्लास होने वाला है, आज की क्लास में वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले उमैर फैज़ी 07 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम है, आप यहाँ से हमसे जॉइन हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि माहिर लिसानियात ने जो पूरी कंप्लीट लैंग्वेज है, उसको 8 भागों में डिवाइड किया है। पहले का नाम था सामी, दूसरे का नाम था हिंद चीनी, द्राविड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बातू, अमरीकी, मलयाई और फिर हिंद यूरोपी। इतनी चीज़ को हमने देख लिया था कि 8 भागों में डिवाइड किया है माहिर लिसानियत ने ज़बानों को। सामी ख़ानदान से अरबी और इब्रानी निकली है। वहीं पर जो द्राविड़ी ख़ानदान है, वो हमारे साउथ की जो लैंग्वेज है, जो हमारी जुनूब की लैंग्वेज है, वो कौन-सी है? वो हमारी तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। ये सब कौन से ख़ानदान से हैं? तो ये सब द्राविड़ी ख़ानदान से हैं, सिंपल, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था कि जो माहिर लिसानियत है, वो हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जो कौम आई थी, जिसने हमला किया था, उसको 3 अदवार में तक़सीम किया है। हिंदुस्तान की बातें अब हो रही हैं। 3 अदवार में तक़सीम किया है, कौन-कौन सी? तो 1500 से लेकर 500 क़ब्ल मसीह कदीम हिंद आर्याई को इसमें बताया गया है। कदीम हिंद आर्याई दौर को बताया गया है, जो कि 1500 से लेकर 500 क़ब्ल मसीह तक था। उसके बाद वस्ती हिंद आर्याई एक दौर बनाया गया, जो कि 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक है। 1000 ईस्वी तक है। उसके बाद जदीद हिंद आर्याई दौर बनाया गया, जो कि 1000 ईस्वी जहाँ से ये ख़त्म हुआ था, वहाँ से ये शुरू हो रहा है और आज तक, यानी 2024 के दिसंबर का एंड चल रहा है, यहाँ तक अभी तक के बारे में यहाँ इसमें बातें की जा रही हैं। तो कल हमने क्या-क्या देखा था? हमने कदीम हिंद आर्याई को देख लिया था और वस्ती हिंद आर्याई के 2 पार्ट को, यानी प्राकृतिक ज़बान के दौर को हमने देख लिया था। अब कदीम हिंद आर्याई को जो एक ज्ञानचंद नाम के हैं इंसान, ज्ञानचंद जैन नाम के एक इंसान हैं, जो माहिरीन लिसानियात है, उन्होंने इसको क्या किया था? 2 पार्ट में कदीम हिंद आर्याई को डिवाइड किया है। कौन-कौन से? एक वैदिक पीरियड में, यानी वैदिक संस्कृत में इन्होंने डिवाइड किया है। दूसरा क्या है? दूसरा क्लासिकल। दूसरा क्या है? दूसरा क्लासिकल में इनको डिवाइड किया है। वहीं पर इन्हीं के दोस्त यार कह सकते हो, इन्हीं के भाई कह सकते हो, जिनका नाम था डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा। डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा, उन्होंने कदीम हिंद आर्याई को 5 भागों में डिवाइड किया है। कौन-कौन सी? उन्होंने एक पहले बताया वैदिक मंजिल, दूसरा अहद पाणिनी और तीसरा रिज़मिया और चौथा देनवी और 5वां टकसाली। अब टकसाली जब ख़त्म होती है, तो वहीं वस्ती हिंद आर्याई से पाली ज़बान का दौर शुरू होता है, ठीक है? और वस्ती हिंद आर्याई को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो वस्ती हिंद आर्याई को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन-कौन से? तो पहला वाला भाग था पाली और दूसरा वाला था प्राकृत और तीसरा वाला था अपभ्रंश। तो हमने पाली को देखा, पाली को किसी और चीज़ों में फिर डिवाइड नहीं किया गया, ठीक है? और वहीं पर फितरी वाली जो हमारी प्राकृत ज़बान थी, उस ज़बान को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन-कौन सी? महाराष्ट्री और शोरफिनी और मगधी, अर्धमगधी और पेशाजी। यही तक हम लोग कल पढ़े हुए थे, ठीक है? तो कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद्र जैन ने 2 हिस्सों में तक़सीम किया है, क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत। उसके बाद जो है वेद और डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने वैदिक संस्कृत, वैदिक मंजिल, अहतपानी मंजिल, रिज़मिया मंजिल, देनवी मंजिल और टकसाली मंजिल। अब वैदिक मंजिल क्या थी? इसमें चारों वेद लिखे गए, क्या कौन-कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और
ऋग्वेद, है ना? उसके बाद अहद पाणिनि में क्या हो गई, इसमें इष्टाध्याय और पातंजलि के महाभाष्य लिखी गई थी। इस तरह आलिमों की ये क्या बन गई थी, ये अच्छी ज़बान उनके दौर की आलिमों की ज़बान ये बन गई थी। रिज़्मिया क्या हो गई, इसमें संस्कृत अदबी मंज़िल, इसको अदबी मंज़िल भी कहा जाता है और इसमें महाभारत लिखी गई। देनवी मंज़िल में क्या हुआ, संस्कृत सरकारी ज़बान बन गई और टकसाली क्या हुआ, इसमें कवायद वगैरह आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये समाज से ये बोली कट गई और नई बोली परवान चढ़ने लगी, है ना? उसके बाद हम लोग वस्ती हिंद आर्याई में देख लेते हैं। तो वस्ती हिंद आर्याई को 3 भागों में, पहले शुरू में हमने देखा था कि 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन-कौन से? पाली, पाली, प्राकृत, प्राकृत और फिर क्या था? फिर अपभ्रंश था। अपभ्रंश, ठीक है? अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है? इतने भागों में डिवाइड किया है। अब उसमें क्या हो गया, पाली को किसी भागों में डिवाइड, फिर पाली हो गया, पाली तो खुद वस्ती हिंद आर्याई में डिवाइड है। अब पाली को फिर डिवाइड नहीं किया गया, प्राकृत को डिवाइड किया गया, प्राकृत को डिवाइड किया गया। प्राकृत को किस में डिवाइड किया गया? तो प्राकृत को महाराष्ट्रीय बनाया गया, एक शोरसीनी बनाया गया, एक मगधी बना गया, एक अर्ध मगधी बना गया और एक पिशाजी बना गया, ठीक है? इतने भागों में प्राकृत को डिवाइड किया गया। उसके बाद हमने देखा कि पाली के कुछ अहम पहलू और प्राकृत के कुछ अहम पहलू को देखे थे। ये हमारा जो प्राकृत ज़बान को डिवाइड किया गया है। उसके बाद प्राकृत ज़बान को देख लिया था हमने, शौरसीनी, मगधी को देख लिया था, अर्धमगधी और पिशाजी। यहाँ तक कल की क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। ये हुई कल की क्लास की बात। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये इतना बताना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि याद रखिए कि ये नेट जेआरएफ है, ठीक है? नेट जेआरएफ है। इसकी पढ़ाई इतनी हार्ड होती है कि टीचिंग लाइन का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यही है। इससे बड़ा एग्ज़ाम टीचिंग लाइन का हमें नहीं लगता कि कोई होता होगा, ठीक है? इसके लिए इस तरीके से आपको तैयार होना है। और कल एक एक बच्चे का मैसेज आया है, एक ही लोगों ने ऐसा फालतू का मैसेज किया था ग्रुप में कि ये नेट जेआरएफ का जो बैच कब तक ख़त्म होगा? अभी शुरू ही नहीं हुआ भाई, अभी एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुई। आपको ये हो गया कि कब तक ख़त्म होगा? आपको बता दिया गया 6 महीने का टाइम देखकर इसी वजह से शुरू किया गया है, 6 महीने का टाइम लेकर शुरू किया गया है। तो 6 महीने में आपको कंप्लीट उर्दू के लिए तैयार करा देंगे। आप परेशान इसके लिए बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है? आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब हमने जो देख लिया कि प्राकृत ज़बान को देख लिया है, अब अपभ्रंश ज़बान को देखते हैं। तीसरा दौर 500 ता 1000 यानी 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के दौर को अपभ्रंश का दौर कहा जाता है। अपभ्रंश के मानी बिगड़ी ज़बान के हैं। अपभ्रंश मतलब क्या होता है? अपभ्रंश मतलब होता है गिरी पड़ी ज़बान या बिगड़ी ज़बान, ठीक है? गिरी पड़ी ज़बान या फिर बिगड़े ज़बान वही मानी होता है जो रेख्ता के मानी होते हैं। जो रेख्ता का मतलब होता है वही अपभ्रंश के मानी को समझ सकते हो, ठीक है? तो अपभ्रंश के मानी बिगड़ी ज़बान के हैं। अपभ्रंश का लफ्ज पहली बार भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है, भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसके बाद कालिदास के विक्रम अरोशी में नजर आता है, कालिदास के विक्रम अरोशी में नजर आता है। प्राकृतों के अदबी शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की जबानों को कवायद नवेशों ने अपभ्रंश कहा है। अब देखो कि प्राकृत के अदबी शक्ल, अब वही आपको बता दिया गया था कल वाली क्लास, याद कीजिए कि कोई बोली रहती है, उसको कोई चाहने वाले रहते हैं, किताब लिखी जाती है, फिर वो क्या होता है, वो उससे जुड़ जाते हैं, फिर वो अगर पावर में आ जाएँगे तो अपनी ज़बान को वो अपनी बोली को ज़बान बना लेंगे। तो ऐसे ही अदबी शक्ल अख्तियार कर लेती थी, फिर कवायद आ जाती थी। तो प्राकृत जब आ गई, जब संस्कृत को उन्होंने शुद्ध कर लिया, तो लोग जो दूसरी बोली बोलने लगे, उसी को पाली कहा जाता था। प्राकृत का पहला रूप पाली था। तो पाली जब कहा जाने लगा, तो प्राकृत ने भी कभी ऐसा आया कि अदबी शक्ल अख्तियार कर ली। प्राकृत को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, प्राकृत ने भी अदबी शक्ल अख्तियार कर ली। उसके बाद क्या हुआ, कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की ज़बानों को कवायद नवेशों ने अपभ्रंश कहा है। अब जो अवाम की बोलचाल होगी, जब उसमें कवायद वगैरह आ गए तो उसी को अपभ्रंश कहा गया है, ठीक है? अब देख लेते हैं प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडे के मुताबिक अपभ्रंश के 3 किस्में हैं। अपभ्रंश को 3 अदवार में इन्होंने तकसीम किया है। कौन-कौन से? एक नागर अपभ्रंश बताया है, एक प्राचट अपभ्रंश बताया है और एक उपनागर अपभ्रंश बताया है। कौन? उपनागर। नागर अपभ्रंश, प्राचट अपभ्रंश और उपनागर अपभ्रंश बताया है। नागर अपभ्रंश को एक बार हम लोग ऐसे ऊपर-ऊपर देख लेते हैं। नागर अपभ्रंश गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी। अब ये जो नागर, जैसे यहाँ पर पढ़े हम लोग कि प्राकृतों के अदबी शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की ज़बानों को कवायद नवेशों ने अपभ्रंश कहा है। इसको आप मार्क कर लीजिए क्योंकि ये काम आएगा, है ना? ये काम आने वाला है आपका। हाँ, ठीक है, चलिए। ये अभी इतने में ही काम आएगा।
इसको कर लिए। अब आ जाते हैं कि नागर अपभ्रंश जो था गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी। जब हमने यहाँ पर देख लिया कवायद नवशन में अपभ्रंश कहा है, तो फिर क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो गई, ये राजस्थानी की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी कि नागर अपभ्रंश, ठीक है। इस पर शोरशीनी का बड़ा असर था। शोरशीनी का बड़ा असर था। शोरसीनी कौन? वही मथुरा वाली शोरसीनी जो कि कदीम प्राकृत कहलाती थी, कदीम ज़बान कहलाती थी, ठीक है? वही वाली प्राकृत जो कल में बताया गया था, कल की क्लास में आपको कि कदीम कदीम थी ये। सबसे कदीम शोरसीनी को माना जाता था और सबसे ज़्यादा डेवलप जो थी, सबसे पहले जिसमें कवायद आया था सबसे पहले, वो महाराष्ट्र की थी। प्राकृत में आपको कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बातें क्या की जा रही हैं, यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि राजस्थानी जो नागर अपभ्रंश था, नागर अपभ्रंश में जब मार्कंडे ने डिवाइड किया है तो गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी। इस पर शोषणी का बहुत बड़ा असर था और ये इल्मी तबका में बड़ी मकबूल हुई थी। नागर अपभ्रंश राजस्थानी की कदीम बोलियों, गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी। इस पर शोरशीनी का बड़ा असर था और ये इल्मी तबका में बड़ी मकबूल थी। नागरी अपभ्रंश जो थी, नागर अपभ्रंश में बकसरत तसानीफ मिलते हैं, यानी इसमें जो तसानीफ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं नागर अपभ्रंश में, ठीक है? नागर अपभ्रंश में बहुत ज़्यादा तसनीफ मिलते हैं। इसकी रियायत से हिंदी रस्मुल ख़त का नाम नागरी पड़ा और इसी की वजह से क्या हुआ कि हिंदी रस्मुल ख़त का नाम क्या पड़ा, वो नागरी, देवनागरी इसको हम लोग बोलते हैं, जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माखूज थी। ये गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माखूज थी, इसी वजह से इसको देवनागरी पड़ा, इसका रस्मुल ख़त का नेम, ठीक है? इसी अपभ्रंश की वजह से, जो कि गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? नागर अपभ्रंश को समझ में आ गया। अब देखते हैं पराचड़, पराचड़ और कैकई। पराचड़ अपभ्रंश, कैकई बाद में आएगा। तो पराचड़ अपभ्रंश को हम लोग देख लेते हैं कि पराचड़ अपभ्रंश क्या है। पराचड़ अपभ्रंश ये सिंध में राइज थी, मौजूदा सिंधी इसी से निकली हुई है। मौजूदा सिंधी जो है वो इसी से निकली हुई है। पराचड़ अपभ्रंश से मौजूदा सिंधी निकली हुई है। मौजूदा सिंधी पराचड़ अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है? उपनागर अपभ्रंश को देख लेते हैं, जो नागर और पराचड़ की मेल से बनी है। ये वाली पराचड़ जिसमें से सिंधी निकली हुई है, मौजूदा सिंधी, और ये वाली अपभ्रंश जो कि गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियां थी, ये वाली, है ना? तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि पराचड़ से सिंध में राइज थी और इससे मौजूदा सिंधी निकली हुई है। और उपनागर अपभ्रंश जो है, उपनागर अपभ्रंश जो नागर और पराचड़ के मेल से, ये वाले से और वो वाले से मेल से जो बनी हुई है, इसका रिवाज मगरबी राजपूताना और जुनूबी पंजाब के इलाकों में था। इसका रिवाज कहाँ था? ये मगरबी राजपूताना और जुनूबी पंजाब के इलाकों में था। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। इसका सिलसिला मुंदरजा 5 अपभ्रंशों से मिलाया जा सकता है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो हमारी ज़बान थी, कदीम हिंद आरियाई को हम लोगों ने पहले तकसीम किया, वस्ती हिंद आरियाई को, फिर जदीद हिंद आरियाई को, फिर कदीम हिंद आरियाई को ज्ञानचंद्र जैन ने 2 लोगों में डिवाइड किया है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। वहीं पर सुदेश्वर वर्मा ने 5 में तकसीम किया है। फिर वस्ती हिंद आरियाई को 3 में तकसीम किया गया है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब फिर पाली को किसी में डिवाइड नहीं किया गया है। प्राकृत को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्धमगधी और पिशाची। अपभ्रंश को मार्कंडे ने 3 अदबार में तकसीम किया है, नागर अपभ्रंश, पराचड़ अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारी जो नॉर्मल सी जो हमारी ज़बान है, हिंदुस्तान की जदीद ज़बान जो है, जो हम लोग आजकल बोल रहे हैं, उसकी पैदाइश प्राकृतों से नहीं हुई है बल्कि ये अपभ्रंशों से हुई है। जब आपको यहाँ पर बताया गया था, यहाँ देखिए, आइए, जैसे हाँ, टकसाली, टकसाली मंजिल। जब टकसाली मंजिल लास्ट स्टेज था, जब कवायद नवेशी इसमें आ गए थे, है ना, कवायद, तब ये संस्कृत की ज़बान चल रही थी। लेकिन जब पाली आएगी तो इसका असर कहीं ना कहीं टकसाली का पाली पर पड़ेगा। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृत तो बीच में थी, प्राकृत ज़बान को पाली ज़बान, फिर प्राकृत ज़बान। अब जब हम लोग लेकर आए हैं अपभ्रंश ज़बान को, अपभ्रंश, जैसे ये नागर अपभ्रंश, पराचड़ अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश, तो इसके
उपनागर अपभ्रंश के बाद जो चीज़ें निकलेंगी, यानी जो चीज़ें इसके बाद आएँगी, तो इसका असर तो उस चीज़ पर ज़ाहिर-सी बात है ना? उसका असर तो होगा ही होगा। तो इसी की तरह बताया जा रहा है कि उपनागर अपभ्रंश जो नागर और पराशर के मेल से बनी हुई थी, इसका रिवाज मगरिबी राजपूताना और जनूबी पंजाब के इलाकों में था। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। इसका सिलसिला मुंदरजा 5 अपभ्रंशों में मिलाया जा सकता है। अब कौन-कौन से अपभ्रंश हैं, उसमें देख लेते हैं कि अपभ्रंश की किस्में शोरसीनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और पराचड़ और कैकई अपभ्रंश। समझ में आ गया? समझ में आया यहाँ तक? 1 मिनट। अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो कल वाली क्लास एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि ये जो एक टॉपिक है ना, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये जान लीजिए। इस तरीके से ये टॉपिक है, अगर इसको समझ लिए इसके बाद सब आसान ही आसान है, समझ लीजिए। ऐसा आसान तो कुछ नहीं है, बट बता रहे हैं कि ये सबसे हार्ड होता है लिसानियत। तो शोरसीनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और पराचट और कैकई अपभ्रंश। इसमें इसको मतलब बुंदरजा ज़ेल अपभ्रंशों से मिलाया जा सकता है। जो हमारी ज़बान है, जो आज के टाइम पे हम लोग बोल रहे हैं, उसको उपनागर अपभ्रंश से मिलाया जा सकता है। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो जदीद ज़बानों की पैदाइश हुई है, वो अपभ्रंशों से हुई है। पराचट अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश, या कह सकते हो कंप्लीट अपभ्रंश, ठीक है? तो 5 अपभ्रंश से हुई है। 5 शोरसेनी, मगधी, अर्धमगधी और पेशाजी, वो महाराष्ट्री और पराचट और कैकई, ठीक है? अब देख लेते हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश में मुंदरजा ज़ेल 4 बोलियाँ आती हैं। अभी तक हम लोग ज़बान की बातें कर रहे थे, ज़बान, है ना? अभी तक ज़बान की बातें की जा रही थी, अब बोलियाँ की बातें की जा रही हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश में मुंदरजा 4 बोलियाँ आती हैं। कौन-कौन? खड़ी बोली, ये हिंदुस्तानी जिसको बोलते हैं, मौजूदा हिंदी और उर्दू। मौजूदा हिंदी और उर्दू किससे निकली हुई है? खड़ी बोली से निकली हुई है, ठीक है? उसके बाद है राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ। ये सब किससे निकली हुई हैं? ये शोरसीनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। शोरसीनी अपभ्रंश से यही सब निकली हुई हैं, ठीक है? उसके बाद आ जा रहा है मागधी, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश ये बड़े वसीअ इलाके में, जो मगध वाला इलाका था ना, मगध मगध वाला समझ लो, ये पूरा ऐसा बंगाल की साइड में पूरा बिहार, उत्तराखंड, और वो उत्तराखंड बोल रहे हैं, इधर क्या है, झारखंड है ना, सब चीज़ों को लेकर मगध बनता था। है ना? आपने उसमें पढ़ा होगा मगध का उत्कर्ष, है ना? नर्मदा नदी के किनारे 2500 साल पहले कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे करके था, है ना? वो एसएसटी में है। तो जो मगध था ना, जब मगध की बातें आती थी, तो पूरा ऐसे यूपी, बिहार, है ना, झारखंड वगैरह पूरा आ जाता था। तो इसी की वजह से ये बहुत बड़ा इलाका था। अभी भी जो हमारा मगध है, समझ लो, वो अभी भी अपने आप में बहुत बड़ा इलाका है ना? जो अगर इस तरीके से देखा जाए कि बिहार और झारखंड पूरा ऐसे ले लेंगे ना, तो बहुत वसीअ इलाके में आ जाएगा। जबकि गुजरात एक छोटा हिस्सा है, राजस्थान एक छोटा हिस्सा है ना? महाराष्ट्र भी अपने आप में बड़ा है, और उसके बाद कश्मीर एक थोड़ा हिस्सा है, पंजाब एक छोटा हिस्सा है ना? लेकिन जब ये मुल्क का बँटवारा नहीं हुआ था, तो पंजाब जो पूरा सिंध में आता था, बहुत बड़ा था। तो ये इलाका जो मगध का है, वो शुरू से ही बड़ा था। तो इसमें जो बोलियाँ बोली जाएँगी, वो बहुत बड़े इलाके में बोली जाएँगी। तो मागधी अपभ्रंश में क्या था, ये बड़े वसीअ इलाके में बोली जाती थी। इसके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका नाम पड़े गए हैं, यानी अलग-अलग मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नाम पड़े हैं। बंगाल में पराचिया, गोंड और ढकई कहलाई। बंगाल में क्या कहलाई? पराचिया, गोंड और ढकई कहलाई। और मौजूदा जो बंगाली और आसामी ज़बानें हैं, वो इसी से निकली हुई हैं। तो ये जो मागधी अपभ्रंश था, इसी को बंगाल में पराचिया, गोंड और ढकई कहलाई ये, और जिससे मौजूदा बंगाली और आसामी ज़बान निकली हुई है। ये मगध की बात की जा रही है। हम देखो वहाँ पर बंगाल तक ये मगध फैला हुआ था। वो कितना इलाका था, तो ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा इलाका रहेगा तो वो बोलियाँ बहुत दूर-दूर तक बोली जाएँगी, है ना? जैसे गुजरात छोटा इलाका है, उस तरीके से देखा जाए तो छोटा है, तो उसमें वहीं तक रहेंगी। राजस्थान फिर शुरू हो जा रहा है, राजस्थानी बोली आ जाएगी, है ना? लेकिन मगध वाला बड़ा इलाका है, तो उसमें बड़ी जगहों पर बोलियाँ बोली जाएँगी। उड़ीसा में इसी का नाम क्या पड़ा? उड़ीसा में इसका नाम अतकली पड़ा। क्या पड़ा? अतकली पड़ा। अतकली मौजूदा जो ज़बान उड़िया है, वो इसी से निकली हुई है। मौजूदा उड़िया ज़बान जन्म लिया है, इसी से वो निकली हुई है। बिहार की सभी बोलियाँ, बिहार की जितनी भी बोलियाँ हैं, मागधी अपभ्रंश से ही निकली हुई हैं। मागधी अपभ्रंश से ही निकली हुई हैं। बिहार की बोली का नाम मगही है, जो मागधी लफ्ज़ की बिगड़ी शक्ल है, बिगड़ी हुई शक्ल है, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कल जो है एक डायग्राम बना रहे हैं अभी, उसमें 3 दिन से लगातार काम चल रहा है डायग्राम पर। तो वो पूरा ऐसा
बना दे रहे हैं इस तरीके से कि किससे कौन निकली है, किससे कौन निकली है, तो आपको अच्छी तरीके से वो देखकर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये बड़े वसीअ इलाके में बोलियाँ बोली जाती हैं और नोट्स के लिए कई लोग कमेंट कर रहे थे, नोट्स के लिए बताया जाएगा आपको 2 से 3 दिन, ये वाली टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद बताते हैं नोट्स कैसे हासिल होगी, ठीक है? तो ये बड़े वसीअ इलाके में बोली जाती थी, इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नाम पड़े हुए हैं। बंगाल में इसको पराचिया, गोड़ और ढकई कहलाई और जो अभी बंगाली आसामी बोली जा रही है वो इसी से निकली हुई है। उड़ीसा में इसका नाम अतकली पड़ा और मौजूदा उड़िया ज़बान इसी से निकली हुई है और बिहार की सभी बोलियाँ मागधी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। जो बिहार की बहुत फेमस बोली है मगही, जो वही वो मागधी का ही बिगड़ा हुआ रूप है, बिगड़ी हुई शक्ल है, ठीक है? अब उसके बाद अर्धमागधी की बातें आ जा रही हैं। अर्धमागधी क्या थी? अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश बिहार से इलाहाबाद तक के इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी उसे अर्धमागधी अपभ्रंश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो उसे अर्धमागधी अपभ्रंश कहा जाता था। बिहार से इलाहाबाद तक के इलाके में जो ज़बानें बोली जाती थीं उसे अर्धमागधी अपभ्रंश कहा जाता था, ठीक है? इसमें पूर्वी या मशरकी हिंदी की तमाम बोलियाँ आती थीं। पूर्वी मशरकी हिंदी की तमाम बोलियाँ आती थी, यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी वगैरह। ये सब के सब क्या थे? ये सब की सब बोलियाँ अर्धमागधी में आ जाती थी। बिहार से इलाहाबाद तक के इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी उसे अर्धमागधी कहते हैं। अर्ध मतलब कल आपको बताया गया था कि अर्ध मतलब होता है आधा, है ना? तो आधा-आधा बिहार से इलाहाबाद तक के इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी उसे अर्धमागधी कहते थे और इसमें पूर्वी या मशरकी हिंदुस्तान की तमाम बोलियाँ आ जाती हैं, यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी सब इसी में आती हैं। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश इसका ख़ास मरकज़ जो था मौजूदा बरार था, मौजूदा बरार था। संस्कृत में इसी सूबा को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया। ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश सबसे ईज़ी यही है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश कि इसका ख़ास मरकज़ बरार था। संस्कृत में इसी सूबा को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। पराचड़ और कैकई अपभ्रंश, पराचड़ और कैकई अपभ्रंश। पराचड़ से सिंधी और कैकई से लिहिंदा निकली हुई है। पराचड़ और लिहिंदा में मुमासिलत पाई जाती है, याद रखिएगा पराचड़ और लिहिंदा में मुमासिलत पाई जाती है और पराचड़ और सिंधी, पराचड़ से सिंधी और कैकई से लिहिंदा निकली हुई है। कैकई से लिहिंदा निकली हुई है। पराचड़ से सिंधी और कैकई से लिहिंदा निकली हुई है, ठीक है? ये हो गया हमारा 5 अपभ्रंश, मतलब जो डिवाइड किया गया है अपभ्रंश में, यानी अपभ्रंश की किस्में जो बताई गई है। तो शेरसीनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पराचड़ और कैकई। तो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा कि एक बार दोहरा लेते हैं उसके बाद जदीद को शुरू करते हैं, ठीक है? शामी खानदान, हिंद चीनी खानदान, द्राविड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बातू, अमेरिकी, मलयाई, हिंद यूरोपी। अब ये पूरी ज़बान को डिवाइड किया है ज़बान के माहिरीन ने, ठीक है? अब सामी खानदान से अरबी और इब्रानी निकली हुई है, वहीं पर द्राविड़ी खानदान से तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वगैरह ज़बानें जो साउथ की ज़बानें हैं वो निकली हुई हैं। वहीं पर माहिर लिसानियत ने जब हिंद आर्याई दौर आया तो हिंद आर्याई दौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक कदीम हिंद आर्याई जो कि 1500 से 500 कबल मसीह है, वस्ती हिंद आर्याई जो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक है और जदीद हिंद आर्याई जो 1000 साल से आज तक के ज़माने को है। उसके बाद बताया गया कि कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वहीं पर सुदेश्वर वर्मा ने इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया है, वैदिक मंजिल, एहतपानी मंजिल, रिज़मिया मंजिल और देनवी मंजिल और टकसाली मंजिल। ये किसकी बातें की जा रही हैं? कदीम हिंद आर्याई की बातें की जा रही हैं। वैदिक मंजिल में 4 वेद लिखे गए, एहतपानी में इष्टाध्याय और पतंजलि की महाभाष्य लिखी गई है और रिज़मिया मंजिल में महाभारत लिखी गई है और देनवी मंजिल में सरकारी ज़बान बन गई, टकसाली में कवायद आ गई। अब उसके बाद वस्ती हिंद आर्याई का दौर शुरू हुआ। वस्ती हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहले का नाम है पाली, दूसरे का नाम है प्राकृत और तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम है अपभ्रंश, ठीक है? तीसरे का नाम क्या है? अपभ्रंश है। अब उसके बाद अपभ्रंश में पाली में कुछ डिवाइड नहीं किया गया है, प्राकृत को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्धमगधी और पिशाजी, ठीक है? अब अपभ्रंश को मार्कंडे के अकॉर्डिंग 3 अदवार में तकसीम किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन-कौन से? नागर अपभ्रंश और पराचड़ अपभ्रंश और उपनागर अपभ्रंश। अब उसके बाद क्या है कि
उसके बाद नागर अपभ्रंश गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियाँ थीं, और फिर जो देवनागरी जो रस्मुल ख़त है उसका इसी की वजह से नाम पड़ा हुआ है। पराचड़ अपभ्रंश ये सिंध में राइज थी, और इसका मौजूदा सिंधी जो ज़बान निकली हुई है वो पराचड़ अपभ्रंश से ही निकली हुई है। उपनागर अपभ्रंश जो नागर और पराचड़ के मेल से बनी हुई है, ये दोनों के मेल से जो बनी हुई है उसी को उपनागर अपभ्रंश कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारी जदीद हिस्सा शुरू हो रहा है, जदीद हिस्सा में यानी बताया जा रहा है कि हम जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग ज़बानें बोली जा रही है तो इसी से वो मिलाया जा रहा है कि इसी में से हम लोग की ज़बानें निकली हुई हैं। तो शोरसीनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और पराचड़ और कैकई, इसको इतनी तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और अपनी अपनी ज़बान को इसमें से जोड़ते हैं। तो जो शोरसीनी अपभ्रंश पहले नंबर की है उसमें 4 बोलियाँ आती हैं। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी और मौजूदा हिंदी और उर्दू और राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ, ठीक है? ये 4 बोलियाँ हैं। उसके बाद मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश बहुत बड़े इलाके में बोली जाती थी। पहले वाले का नाम था बंगाल में पराचिया, गोड़, ढकई कहलाई, और मौजूदा बंगाली और आसामी ज़बान इसी से निकली हुई हैं। उड़ीसा में इसका नाम अतकली पड़ा और मौजूदा उड़िया इसी से निकली है। बिहार की सभी बोलियाँ मागधी अपभ्रंश से ही निकली हुई हैं। जो बिहार की जो बोली है मगही, वो मागधी लफ्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल है। उसके बाद क्या बताया गया कि उसके बाद जो हमारी अर्धमागधी है, अर्धमागधी बिहार से इलाहाबाद तक के इलाके में बोली जाती थी, और इसमें पूर्वी मशरकी ज़बान यानी मशरकी ज़बान की तमाम बोलियाँ आती हैं। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी वगैरह सब इसी में से अर्धमागधी से ही निकली हुई है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्री मौजूदा बरार इसका मरकज़ था। संस्कृत में इसी सूबा को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। पराचड़ और कैकई, पराचड़ से निकली हुई है सिंधी और कैकई से निकली हुई है लिंदा, दोनों में मुवासिलत पाई जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम लोग जदीद हिंद आर्याई दौर पर। यहाँ तक आपको सब क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जदीद हिंद आर्याई दौर पर। जदीद हिंद आर्याई दौर, ज़बान का ये दौर 1000 से लेकर आज तक के ज़माने को कहा जाता है। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की गिरोह बेहतरीन मुंदरजा झेल तरीक़ों पर कहते हैं। यानी इसकी गिरोह हम किस तरीके से करते हैं, तो इसकी गिरोह 5 हिस्सों में करते हैं हम लोग। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें, जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बानें, गिरोह बेहतरीन गिरोहबंदी होना चाहिए था यहाँ पर। मशरकी हिंदुस्तान की ज़बानें, मशरकी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें, और मध्य देश की ज़बानें। ठीक है, हम लोग कितने अदवार में इसको तकसीम करते हैं जदीद हिंद आर्याई को? तो जदीद हिंद आर्याई को शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें, जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बानें, मशरकी हिंदुस्तान की ज़बानें, मशरकी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें, और मध्य देश की ख़ास ज़बान। ठीक है, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान लिहिंदा और सिंधी थी। लिहिंदा और सिंधी थी। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान ये वही वाली लिहिंदा थी। यहाँ पर ये पराचड़ और कैकई जिसको हम लोग यहाँ पर कहे हुए हैं, वही यहाँ पर आकर शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें बन गई हैं, जिसको लिहिंदा और सिंधी कहते हैं। ठीक है, लिहिंदा ये मगरबी पंजाब की ज़बान है। इसका अपना रस्मुल ख़त है जिसे लिंडा कहा जाता है। किसे क्या क्या कहा जाता है? इसको लिंडा कहा जाता है, और ये अपना रस्मुल ख़त के साथ आती है, लेकिन ये अमूमन फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। अमूमन की बातें की जा रही हैं, वरना इसका अपना रस्मुल ख़त है। ठीक है, इसका अपना रस्मुल ख़त है, लेकिन अमूमन ये किस में लिखी जाती है? अमूमन ये फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। ठीक है, ये हो गई लिहिंदा की बात। लिंडा जिसको बोलते हैं, लिंडा रस्मुल ख़त, लिहिंदा ज़बान का नाम है। ठीक है, उसके बाद आ गई सिंधी। सिंधी क्या हुई? ये सूबा सिंध की ज़बान है। ये सूबा सिंध की ज़बान है। इसकी बोलने वालों में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सिंधी में अरबी, फ़ारसी के अल्फाज कसरत से मिलते हैं। पाकिस्तान में सिंधी को अरबी रस्मुल ख़त में और हिंदुस्तान में इसको देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखे जाता है। ठीक है, इसको जो पड़ोसी मुल्क में इसको किस रस्मुल ख़त में लिखा जाता है? तो इसको अरबी रस्मुल ख़त में, और हिंदुस्तान में इसको देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखा जाता है, जिसको हम लोग सिंधी कहते हैं, और ये सिंध की ज़बान बोली जाती थी। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाते हैं और कुछ इसके बारे में बातें की गई हैं। सिंध को पहले ज़माने में पराचड़ देश कहा जाता था। सिंध को क्या कहा जाता था? सिंध को पहले ज़माने में पराचड़ देश कहा जाता था। इसलिए मौजूदा जो सिंधी का ताल्लुक़ है वो पराचड़ अपभ्रंश से है।
सिंध को पहले ज़बान में पराचट देश कहा जाता था, इसलिए मौजूदा सिंधी का ताल्लुक पराचट अपभ्रंश से है। जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान मराठी और मराठी महाराष्ट्र की ज़बान है। जो हम लोग मराठी सुनते हैं, वो जनूबी हिंदुस्तान की आर्य अच्छा 1 मिनट। हाँ, ओके, ओके। ये जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान दूसरा वाला टॉपिक शुरू हो जा रहा है। तो मराठी जो है वो महाराष्ट्र की ज़बान है। इसकी 3 ख़ास बोलियाँ हैं। दूसरा वाला नहीं समझ पाए? यहाँ पर देखिए। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान में हमने क्या देखा कि लिहिंदा है और सिंधी है। लिहिंदा का अपना है, लिंडा है और सिंधी जो है वो सिंध में पाई जाती है और सिंध को क्या कहा जाता था? तो पराचट देश कहा जाता था। इस वजह से इसका ताल्लुक वहाँ से पड़ गया है। ठीक है? ये दोनों के बारे में हो गई। अब दूसरा वाला टॉपिक शुरू हो रहा है, जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान। ये वाला टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ से इसको हाइलाइट करना भूल गए। तो जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान है, मराठी महाराष्ट्र की ज़बान है। टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि उर्दू की टाइपिंग करने में ना बहुत मुश्किल होती है। तो जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान दूसरे वाले टॉपिक में है कि मराठी जो है महाराष्ट्र की ज़बान है, इसकी 3 ख़ास बोलियाँ हैं। महाराष्ट्र की ज़बान की इसकी 3 ख़ास बोलियाँ हैं। पुणे के अतराफ़ वाली बोली ने अदबी मराठी की हैसियत अख्तियार कर ली है। जो पुणे की अतराफ़ वाली बोलियाँ हैं, वो अदबी हैसियत अख्तियार कर ली हैं और इसका रस्मुल ख़त देवनागरी है। इसका रस्मुल ख़त क्या है? देवनागरी में लिखी जाती है, जो मराठी की बोलियाँ पुणे के अतराफ़ वाली बोली है। मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता था। मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है और और ये क्या है कि और हि इसको हिंदुस्तान में मुमताज़ तरीन और इसको मराठी को हिंदुस्तान में मुमताज़ तरीन ज़बानों में शुमार किया जाता है। मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें आसामी। हुँ। अब ये वाला जो टॉपिक शुरू हुआ मशरिकी हिंदुस्तान की, ये क्या चल रहा है? मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें यहाँ से देखिए, मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें क्योंकि यहाँ पर हाइलाइट करना भूल गए। देखिए, ये जनूबी हिंदुस्तान की एक अलग अलग हेडिंग है, इसको हेडिंग कर दे रहे हैं। हुँ, हुँ। ये अलग हेडिंग है और ये मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें, ये एक अलग हेडिंग है ना? उसके बाद मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें आएँगी, ठीक है? तो हमने क्या देखा शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान लिहिंदा और सिंधी। लिहिंदा का अपना एक रस्म ख़त है जिसको लिंडा बोलते हैं और सिंधी सिंधी जो हमारी है वो मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हिंदुस्तान में इसको देवनागरी रस्म ख़त में लिखा जाता है और जो सिंध था उसको पहले पराचड़ देश कहा जाता था। इस वजह से मौजूदा सिंधी का ताल्लुक पराचड़ अपभ्रंश से है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद क्या बातें की गई? उसके बाद जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान मराठी महाराष्ट्र की ज़बान है। इसकी 3 ख़ास बोलियाँ हैं। पुणे की अतराफ़ वाली जो बोली है उसने अदबी हैसियत हासिल कर ली है और इसका जो रस्मुल ख़त है वो देवनागरी रस्मुल ख़त है, ठीक है? मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है, ठीक है? अब उसके बाद मराठी को हिंदुस्तान की मुमताज़ तरीन ज़बानों में शुमार किया जाता है, ये भी है। और फिर उसके बाद दूसरा वाला जो टॉपिक शुरू हो रहा है, तीसरा वाला मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें आसामी, बंगाली और उड़िया और बिहारी। क्या है? मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बान है आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी। आसामी, आसाम की ज़बान है। उड़िया की तरह आसामी भी बंगाली की बहन है। उड़िया को बंगाली की बहन माना जाता है, तो उड़िया की तरह आसामी भी क्या है? आसामी भी बंगाली की बहन है, यानी उसी से निकली हुई है। बंगाली ये रियासत बंगाल और बांग्लादेश की ज़बान है, ठीक है? ये रियासत बंगाल और बांग्लादेश की ज़बान है। अब उसके बाद उड़िया, ये उड़ीसा कदीम अतकली आपको बताया गया था, बोले जाने वाली ज़बान है। इसलिए इसको अतकली या औड़ी भी कहा जाता है। अतकली या औड़ी भी कहा जाता है। बिहारी ये बिहार और यूपी के कुछ अज़ला में बोली जाने वाली ज़बान है। बंगाली, उड़िया और आसामी की तरह बिहारी की पैदाइश भी मागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश आपको पढ़ाया गया कि मागधी अपभ्रंश क्या है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। बिहार की 3 बोलियाँ काफ़ी मशहूर है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान, चौथा टॉपिक है। मशरिकी हिंदुस्तान से गहरा रिश्ता रखने वाली जो ज़बान है, उसको देख लेते हैं, तो मशरिकी हिंदी है। क्या है ये? मशरिकी हिंदी है।
हुँ। तो ये मशरक़ी हिंदी है। मशरक़ी हिंदी जैसा कि नाम से मशहूर है, ये मग़रिबी हिंद के पूरब में बोली जाने वाली ज़बान है। मशरक़ी हिंदी क्या है कि ये मग़रिबी हिंद की पूरब में बोली जाने वाली ज़बान है। मशरक़ी हिंद की 3 बोलियाँ ख़ास हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मध्य देश की ज़बान ये मशरक़ी हिंद की ज़बान है कि अवधी है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और ये कहाँ है? ये मग़रिबी हिंद के पूरब में बोली जा रही है, मशरक़ी जिसको बोलते हैं। अब मध्य देश की ख़ास ज़बान मग़रिबी हिंदी, मध्य देश की ख़ास ज़बान मग़रिबी हिंदी, ये मशरक़ी हिंदी है और ये मग़रिबी हिंदी है, ठीक है? मध्य देश की ज़बान को ही मग़रिबी हिंद की कहते हैं, जो मग़रिब में सरहिंद से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक फैली हुई है। इलाहाबाद तक क्या है ये? इलाहाबाद और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। ये सबसे वसीह है मध्य देश की ज़बान जो मग़रिबी हिंदी है, ये मध्य देश की ज़बान को ही मग़रिबी हिंद कहते हैं, जो मग़रिब के सरहिंद से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। ठीक है? अब एक एक नाम यहाँ पर आता है गुरेरसन। यहाँ एक नाम आता है गुरेरसन के मुताबिक मग़रिबी हिंद की 5 बोलियाँ हैं। मग़रिबी हिंद की 5 बोलियाँ हैं गुरेरसन के मुताबिक, याद रखिए। हुँ। गुरेरसन के मुताबिक मग़रिबी हिंद की 5 बोलियाँ हैं। खड़ी खड़ी बोली यह हिंदुस्तानी, हरियाणवी, जाटो या पांगड़ू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये 5 बोलियाँ किसके अकॉर्डिंग है? तो गुरेरसन के मुताबिक है। अब इसमें बताया जा रहा है कि मग़रिबी हिंद की 5 बोलियों को 2 गिरोह में तक़सीम किया है। ये जो हमारी 5 बोलियाँ हैं, इसको भी 2 गिरोह में तक़सीम किया गया है। पहला वाला है ओ को तरजीह देने वाली बोलियाँ, ओ को तरजीह देने वाली, जैसे ओ बहुत ज़्यादा वो लोग बोलते हैं, और एक बोलते हैं आ, अलिफ ज़बर आ को तरजीह, आ की शक्ल रखने वाली कह सकते हो, आ की शक्ल रखने वाली बोलियाँ यानी आ को तरजीह देने वाली। तो ओ को तरजीह देने वाली जो है, वो ब्रजभाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है, ये ओ को तरजीह देती है। और वहीं पर आ की शक्ल रखने वाली तो हरियाणवी, जिसको जाटू या बांगड़ू भी बोलते हैं, और खड़ी बोली है। जो आ की शक्ल बोलते हैं तो हरियाणवी, जाटो या बांगड़ू इसी को बोलते हैं, और खड़ी बोली है जो आ को तरजीह दे रही है, और ओ को तरजीह देने वाली ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है। ठीक है? तो ये 3 ज़बान ओ वाली है और 2 ज़बान हमारी आ वाली है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए? 5 ज़बानें, 5 बोलियाँ बनाती हैं, जो कि गुरेरसन के मुताबिक है। याद रखिएगा इनका नाम। ब्रज भाषा का मरकज़ हमेशा से था मथुरा ही, लेकिन लेकिन ये आगरा, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत, ग्वालियर और जयपुर के मशरिकी इज़ला तक फैली हुई थी। ये आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, रियासत ग्वालियर और जयपुर की मशरिकी इज़ला तक फैली हुई थी, जो कि ब्रज भाषा थी, है ना? और शुमाल में मशरिकी हिस्सों में भी ये राइज थी। ये हो गई हमारी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा गुरेरसन के मुताबिक आपने देख लिया कि मग़रिबी हिंदी को इन्होंने कितने अदवार में तक़सीम किया है? 5 अदवार में। 5 अदवार को भी 2 अदवार में तक़सीम किया गया है, एक ओ को और एक ए को। ठीक है? उसके बाद ब्रज भाषा का मरकज़ जो कि मथुरा था, लेकिन ये भरतपुर से लेकर और जयपुर के मशरिकी इज़ला तक ये फैली हुई थी, और शुमाल में भी मशरिकी हिस्सों में भी ये थोड़ा बहुत राइज थी। उसके बाद बुंदेली या बुंदेलखंडी, तो बुंदेलखंड में बोली जाती थी, बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती थी, और इसके बोलने वाले को बुंदेले कहते हैं। इसको बोलने वाले को क्या कहते हैं? बुंदेले कहते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है कुछ। हुँ, ठीक है? बुंदेले यहाँ पर किया जाएगा, बुंद-मेले लिखा हुआ है, बुंदेले उनको कहते हैं, जो बुंदेली बोलते हैं। तो बुंदेलखंड में बोली जाती थी, और इसको बोलने वाले को बुंदेले कहते थे। कन्नौजी मग़रिबी हिंदी की उस बोली का नाम, इस बोली के नाम पर ही इसके शहर का नाम कन्नौज पड़ा, जो ज़िला फ़र्रुखाबाद में है। कन्नौजी बोली क्या है? मग़रिबी हिंद की इस बोली का नाम शहर कन्नौज के नाम पर पड़ा, जो कि ज़िला फ़र्रुखाबाद में मौजूद है, आबाद है ना? फ़र्रुखाबाद में है। और हरियाणवी या बाटू या जाटू, है ना? बांगड़ू या फिर जाटो बोलियाँ इसको बोलते हैं। तो इसको याद रखिए ध्यान से कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणवी, बांगड़ू और जाटो में। ये
एक ही चीज़ है, इसमें क्वेश्चन आता है। दिल्ली की शुमाली मगरबी टाइम लगेगा, बोल दो टाइम लगेगा। दिल्ली के शुमाली मगरबी अजला करनाल, रोहतक और हिसार वगैरह की बोली इन तीनों नामों से पुकारी जाती है। जो ये तीनों नाम है हरियाणवी, बांगड़ू और जाटू। दिल्ली के शुमाली मगरबी अजला करनाल, रोहतक और हिसार की वगैरह की बोलियां इन तीनों नामों से बोली जाती है। तो जाटो उसको बोलेंगे, बांगड़ू बोलेंगे या फिर हरियाणवी बोलेंगे। खड़ी बोली और हिंदुस्तानी ये मगरबी रोहेलखंड, दुआबाद के शुमाली हिस्सा और पंजाब के ज़िला अम्बाला में बोली जाती है। ये जो खड़ी बोलियां हैं इसको, ठीक है। अब लास्ट वाला टॉपिक बच रहा है। अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देख लिया कि जदीद हिंद आरियाई को शुमाली मगरबी हिंदुस्तान हमने देख लिया, जनूबी हिंदुस्तान की आरियाई ज़बान हमने देख लिया, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें देख ली, उससे गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान देख लिया। अब मध्य देश की ख़ास ज़बान सिर्फ बची हुई है। तो मध्य देश की ख़ास ज़बान हम लोग देख लेते हैं। मध्य देश की ज़बान से हम्म, अच्छा, मध्य देश की ख़ास ज़बान होगी मगरबी हिंदी है, हाँ। अब एक टॉपिक बच रहा है कि जो मध्य देश की ख़ास ज़बान से रिश्ता रखने वाली जो ज़बान है, उनके बारे में थोड़ा-सा टॉपिक दिया गया है कि मध्य देश की ख़ास ज़बान से रिश्ता रखने वाली ज़बान जो है, पहाड़ी बोलियाँ, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी, ठीक है? मध्य देश की से गहरा रिश्ता रखने वाली जो ज़बानें हैं, उसमें आती है पहाड़ी बोलियाँ, गुजराती बोलियाँ और फिर क्या आती हैं कि राजस्थानी और पंजाबी आती है। पहाड़ी बोलियों के 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, पूर्वी पहाड़ी, दरमियानी पहाड़ी और मगरबी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी ये नेपाल में बोली जाती है, इसको नेपाली बरबतिया और परबतिया और गोरखाली, ये गोरखा जो सिपाही होते हैं, गोरखाली और सिख कर भी अभी कहते हैं। और दरमियानी जो पहाड़ी है, इसकी 2 शक्लें होती हैं, कमायूनी और गढ़वाली। और मगरबी पहाड़ी जो है, ये शिमला और उसके आस-पास के पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। कुछ नहीं है, पूर्वी नेपाल में बोली जाती है, दरमियानी इसकी 2 शक्लें हैं, कमायूनी और गढ़वाली, और मगरबी जो है ये शिमला और उसके आसपास की बोलियाँ बोली जाती हैं। तो 3 बोलियों में तक़सीम किया गया है पहाड़ी बोलियों को। उसके बाद राजस्थानी, इसकी 4 बोली हैं, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी, मेवाती, ठीक है? ये ज़्यादा पूछा था नहीं जाता है, जो जितना अभी तक पढ़ा है उतना पूछा जाता है, इसको सिर्फ़ ऐड कर दिया गया है अभी, मतलब ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आता है क्वेश्चन लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा जाता। राजस्थानी जो है इसकी 4 बोली हैं, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी और मेवाती। पंजाबी लफ्ज़ पंजाब के इतलाक़ आम तौर पर इन तमाम बोलियों पर किया जाता है जो दरियाए सिंध से लेकर अम्बाला तक के इलाके में फैली हुई है। तो जो पंजाबी बोलियां हैं ना, वो जो दरियाए सिंध है उससे लेकर अम्बाला तक के इलाके में जो बोलियां बोली जाती हैं उसी को पंजाबी कहते हैं। इसका कोई अपना जगह नहीं है, ये जगह बताया गया है कि इसी जगह में ये बोलियां बोली जाती हैं जिसको पंजाबी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर लिसानियत के मुताबिक कुछ अहम किताबें हैं, उसको देख लेंगे। फिर क्लास को आज को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल जो हम लोग देखने वाले हैं, कल हम लोग देखने वाले हैं मैं उसको डायग्राम के हिसाब से, तो उसमें आपको एक बार दोहरा लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सामी ख़ानदान हिंद चीनी, द्राविड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बातू, अमरीकी, मलयाई और हिंदी यूरोपी, इसमें ये ज़बान को 8 भागों में डिवाइड किया गया है ना? 8 भागों में इसको ज़बान को हमारी डिवाइड किया गया है। उसके बाद सामी ख़ानदान से अरबी और इब्रानी निकलती है, द्राविड़ी से जो साउथ वाली कन्नड़, मलयालम, तेलुगु वगैरह निकलती है। आर्याई हिंद आर्याई ख़ानदान को 3 अदवार में तक़सीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई को 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह, वस्ती हिंद आर्याई को 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी और जदीद हिंद आर्याई को 1000 ईस्वी से आज तक के ज़माने में तक़सीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद्र के हिसाब से 2 अदवार में तक़सीम किया गया है, क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वहीं पर जो सुदेश्वर वर्मा है उन्होंने इसको 5 हिस्सों में तक़सीम किया है। कौन-कौन से? वैदिक मंज़िल, एहपानी, रिज़मिया और देनवी और टकसाली मंज़िल। अब टकसाली मंज़िल के बाद पाली शुरू हो जाती है जो कि वस्ती में आएगी। वैदिक में क्या होता है? 4 वेद लिखे जाते हैं। एहपानी में इष्टाध्यायी और पतंजलि की महाभाष्य लिखी जाती है और रिज़मिया में इसकी अदबी मंज़िल, रिज़मिया को इसकी अदबी मंज़िल भी कहा जाता है और इसमें महाभारत लिखी जाती है और देनवी में सरकारी ज़बान बन जाती है और टकसाली में कवायद वगैरह आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? वस्ती हिंद आर्याई को शुरू हो रहा है। वस्ती हिंद आर्याई को 3 ज़बानों में डिवाइड किया गया है। वस्ती हिंद आर्याई को पाली, प्राकृत और फिर किस में डिवाइड किया गया है? अपभ्रंश में। किसमें?
अपभ्रंश, अपभ्रंश में, ठीक है? अपभ्रंश में इसको डिवाइड किया गया है। अब पाली क्या हो जाएगा? पाली को फिर किसी और चीज़ में डिवाइड नहीं किया गया है। प्राकृत को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। महाराष्ट्री, शौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी और पिशाची। और फिर जो ये अपभ्रंश है, अपभ्रंश को मार्कंडे के हिसाब से 3 अद्वार में तक़सीम किया गया है। नागर अपभ्रंश, प्राचड़ अपभ्रंश और उपनागर अपभ्रंश। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये नागर अपभ्रंश उप प्राचड़ अपभ्रंश और उपनागर अपभ्रंश को जब डिवाइड कर दिया गया, तो अब बताया जा रहा है कि जो हमारी ज़बानें हैं ना, हमारी ज़बानें वो प्राकृत से नहीं निकली हुई हैं, बल्कि अपभ्रंश से निकली हुई हैं। अब अपभ्रंश की 5 हिस्सों को तक़सीम किया गया और उसके बाद अपनी जदीद ज़बानों को मिलाया गया। 5 हिस्सों में तक़सीम करने के बाद उसको शौरसेनी बना, मागधी बना, अर्धमागधी बना और महाराष्ट्री बना और प्राचड़ और कैकई बना। तो शौरसेनी से क्या हुआ? शौरसेनी से खड़ी बोली, ये हिंदुस्तानी जिसको बोलते हैं, मौजूदा हिंदी उर्दू है, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ हैं। मागधी अपभ्रंश बहुत वसीअ इलाके में बोली जाती थी। बंगाल में इसको पराचिया कहा गया, उड़ीसा में इसका नाम अतकली पड़ा, बिहार में सभी बोलियाँ इसी से निकली हुई हैं। बिहार की मगही बोलियाँ मागधी की बिगड़ी हुई शक्ल हैं। उसके बाद अर्धमागधी क्या हुआ? अर्धमागधी से बिहार से इलाहाबाद तक के इलाके में जो ज़बान बोली जाती है, उसी को अर्धमागधी अपभ्रंश कहते हैं। इसमें सभी बोलियाँ आ जाती हैं मशरिकी हिंदी की। मशरिकी हिंदुस्तान की सभी बोलियाँ आ जाती हैं, जैसे अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी वगैरह-वगैरह सभी बोलियाँ आ जाती हैं। महाराष्ट्र इसका जो मौजूदा मरकज़ था, मौजूदा बरार था और इसी को संस्कृत में महाराष्ट्र कहा गया। पराचड़ और कैकई, पराचड़ से हमारी सिंधी निकली हुई है और कैकई से लिंदा निकली हुई है। लिंदा का अपना एक रस्म उल्खत है जिसको लिंडा बोलते हैं, है ना? और जो सिंधी है वो हमारे हिंदुस्तान में देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। अब जदीद हिंद आर्याई दौर शुरू हुआ। जदीद हिंद आर्याई दौर को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान, जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान, मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें, मशरिकी हिंदुस्तान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें, मध्य देश की ख़ास ज़बान और फिर एक और चीज़ जोड़ा गया है, जो मध्य देश की ख़ास ज़बानों से रिश्ता रखने वाली ज़बानें। इसके बाद जो लिहिंदा और सिंधी को हम लोग देख ही चुके हैं। लिहिंदा जो कि लिंडा अपना रस्मुल ख़त है इसका, और ये लेकिन ये अमूमन फ़ारसी में लिखी जाती है। और जो सिंधी है वो पाकिस्तान में क्या लिखा जाता है, पाकिस्तान में अरबी में लिखी जाती है और अपना हिंदुस्तान में रस्मुल ख़त में अपना जो देवनागरी रस्मुल ख़त है उसमें लिखी जाती है। उसके बाद क्या है, जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान, मराठी की 3 बोलियाँ हैं। उसके बाद जो पुणे की अतराफ़ वाली बोली है उसने मराठी की अदबी हैसियत अख्तियार कर ली है और इसका रस्मुल ख़त देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। वहीं पर फिर क्या हो गया कि मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें आसामी, बंगाली और उड़िया और बिहारी है। आसाम की ज़बान है, उड़िया की तरह आसामी भी बंगाली की बहन है। और बंगाल, ये रियासत बंगाल के और बांग्लादेश में बोली जाती है। उड़िया ये कदीम अतकली है ना? उसके बाद बिहारी, ये यूपी और बिहार में बोली जाती है। बंगाली, उड़िया और आसामी की तरह पैदाइश भी मागधी से ही हुई है। और बिहार की 3 बोलियाँ हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये भी सब मागधी से ही निकली हुई हैं। मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वाली जो ज़बान है वो मशरिकी हिंदी है। और मध्य देश की जो ख़ास ज़बान रहेगी वो मगरिबी हिंदी रहेगी। तो मशरिकी हिंदुस्तान की ख़ास रिश्ता रखने वाली ज़बान है मशरिकी हिंदी। मशरिकी हिंदी जैसा कि नाम से मशहूर है, ये क्या था, मगरिबी हिंद से के पूरब में बोली जाने वाली ज़बान है और इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती थी। और उसके बाद मध्य देश की हिंदी जो थी मगरिबी हिंदी, मध्य देश की ज़बान को ही मगरिबी हिंदी के नाम से पुकारा गया। और ये हिंदुस्तान के सर हिंद से लेकर मशरिक में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जनूब में विंध्याचल के और बुंदेलखंड तक बोली जाती थी। गुरेरथन एक नाम आता है। गुरेरथन के मुताबिक 5 हिस्सों में इसको तक़सीम किया गया है। 5 हिस्सों मतलब यानी खड़ी बोली या हिंदुस्तानी और हरियाणवी, जाटू या बांग्ड़ी इसको बोलते थे, और ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों को 2 अदवार में फिर इन्होंने तक़सीम किया। कौन-कौन? ओ, ए। ओ का तरजीह देने वाली और ए को तरजीह देने वाली। ओ यानी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये ओ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वहीं पर ए का इस्तेमाल करने वाले हरियाणवी, जाटो और बांग्ड़ू हैं। और फिर खड़ी बोली हो गई है ना? तो ब्रजभाषा का मरकज़ जो था वो मथुरा था, लेकिन ये आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, रियासत ग्वालियर और जयपुर की मशरिकी इज़ला तक ये फैली हुई थी और शुमाल में भी इसका हिस्सा मबनी था। और फिर बुंदेली या बुंदेलखंडी जिसको बोलते हैं, बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड में बोली जाती है और इसको बोलने वाले को बुंदेले कहते हैं। कन्नौजी क्या है, मगरिबी हिंद की इस बोली के नाम पर कन्नौज शहर का नाम पड़ा जो कि ज़िला फर्रुखाबाद में है। हरियाणवी, बांग्ड़ू या जाटू जिसको बोलते हैं, दिल्ली के शुमाली मगरबी इज़ला, करनाट, रोहतक, हिसार वगैरह की बोली इन तीनों नामों से पुकारी जाती है, यानी हरियाणवी या फिर बांग्ड़ू या फिर जाटो। उसके बाद खड़ी बोली है हिंदुस्तानी, ये मगरिबी रोहेलखंड, दोआबा,
दोआबाद के शुमाली हिस्सा और पंजाब की ज़िला अम्बाला में बोली जाती हैं इसकी। उसके बाद है मध्य देश की ज़बान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बान जो है वो पहाड़ी बोलियाँ, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी हैं। पहाड़ी, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी हैं। पहाड़ी बोलियों को 3 अदवार में तक़सीम किया गया है। पूर्वी पहाड़ी, दरमियानी पहाड़ी, मगरिबी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी यानी नेपाली वगैरह हो गई, इसको पर्वतिया, गोरखाली और नेपाली वगैरह भी बोलते हैं, है ना? और दरमियानी जो पहाड़ी है उसकी कमायूनी, गढ़वाली बोलते हैं। और उसके बाद मगरिबी पहाड़ की जो है ये शिमला और उसके आस-पास पहाड़ी इलाकों में बोली जाती हैं। उसके बाद राजस्थानी है, राजस्थान की 4 बोलियाँ हैं, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती। उसके बाद पंजाब है, पंजाब की कोई अपना वो नहीं है, सिर्फ़ ये जान लीजिए कि दरियाए सिंध से लेकर अम्बाला तक के इलाके में जो ज़बानें बोली जाती हैं, उसी को पंजाबी कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कुछ किताब का नाम दिया गया है। लिसानियत समझ लीजिए कि टॉपिक कंप्लीट है, लेकिन अभी टॉपिक समझ लीजिए पूरी तरीके से लिसानियत कंप्लीट नहीं है। ये सिर्फ़ आपको ऊपर-ऊपर से सब पढ़ाया गया है, ईज़ी-ईज़ी जो था वो पढ़ाया गया है। अभी संस्कृत के भी पार्ट हैं, संस्कृत के भी कई पार्ट हैं, है ना? उसके बाद फिर अभी कई चीज़ें इसमें से छोड़कर पढ़ाई गई है आपको, लेकिन इतना बेस बना दिया गया है, जब आपका बेस मज़बूत रहेगा, आप दिमाग आपका चलने लगेगा। ऐसा जो जेआरएफ पहले से तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं, जो न्यू तैयारी कर रहे हैं, उनका कम से कम बेसिक तो मज़बूत होना चाहिए। इस वजह से बेस पढ़ाया गया है इसमें। एक बार फिर से इसको पढ़ाया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम करीब रहेगा, ठीक है? तब आपको अच्छे तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा कि और क्या-क्या इसमें छोड़ा गया है। कई चीज़ें, कई अहम-अहम पॉइंट छोड़े गए हैं, लेकिन ये जितना अभी तक पढ़ाया गया है, ये बहुत सही चीज़ें, बहुत एक्यूरेट चीज़ें आप तक पहुँची हुई हैं। तो इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए बोलते नहीं हैं, तो कर दीजिए। लाइक वगैरह नहीं किए हुए हैं तो कर दीजिए, है ना? और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक, क्योंकि देखिए जो जेआरएफ की तैयारी कराते हैं, यानी जेआरएफ की तैयारी या तो भाई लोग ऐप पर करवाते हैं, अच्छा खासा रकम लेकर करवाते हैं, पैसा लेकर करवाते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। यूट्यूब पर हर चीज़ आपको फ्री दी जा रही है, तो आप इतना तो हक बन ही रहा है कि आप सब्सक्राइब वगैरह कर ही सकते हैं, है ना? और उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो कि जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, और कंप्लीट तैयारी यहाँ से कराई जाएगी आपको। और तो उन लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए, है ना? और मुकदमे अब लिसानियत के अहम तसानीफ़ देख लेते हैं। मुकदमे तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन ख़ान ने लिखी हुई है। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने लिखा हुआ है। उर्दू लिसानियत शौकत सब्ज़वादी ने लिखा हुआ है। और उर्दू की कहानी एहतशाम हुसैन ने लिखी हुई है। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी ने लिखा हुआ है। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी ने लिखा हुआ है। हिंदुस्तानी लिसानियत मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर ने लिखा हुआ है। उर्दू ज़बान और लिसानियत गोपी चंद्र नारंग ने लिखा हुआ है। और उर्दू ज़बान की तारीख़ मिर्ज़ा खलील अहमद बेग ने लिखी हुई है। और उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद बेग ने ये भी लिखी हुई है। आम लिसानियत और लिसानी मताले ज्ञानचंद जैन ने लिखा हुआ है। वही ज्ञानचंद्र जैन जिन्होंने कदीम हिंद आर्याई को 2 हिस्सों में तक़सीम किया है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत, है ना? और उसके बाद जो है उर्दू उर्दू इम्ला ज़बान और कवायद उर्दू कैसे लिखें, ये सब के सब रशीद हसन खान की है तीनों ज़बान। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अब कल आपका ये सब चीज़ों का मॉक टेस्ट रहेगा, आप लोग तैयार रहिए। कल मॉक टेस्ट देने के लिए आपने क्या सीखा है, क्या जाना है, कल की क्लास में हम लोग पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है और क्या आपको समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है। उससे पहले एक डायग्राम देकर आपको समझाया जाएगा चीज़ों को कि हर एक पॉइंट को ऐसे सिर्फ़ नाम लिखकर उसके बाद इससे कौन जुड़ी हुई है, इससे कौन जुड़ी हुई है ना, या फिर इससे कौन जुड़ी है, ऐसे कैसे करके डायग्राम बनाकर आपको बता दिया जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म किया जाए। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। टेलीग्राम है उरूज उर्दू के नाम से। अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप है 8604609069 और उरूज उर्दू ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।